जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पाठशाला पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अब अम्लों के रासायनिक गुण होते हैं जो वो बेसिकली इनकी विशेषताएं होती हैं। और देख लेते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि धातुओं से अभिक्रिया। तो ये जो अम्ल होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, और धातुओं से अभिक्रिया करा के क्या करते हैं, जब अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जब भी अम्लों की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, धातुओं से कराई जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जब कोई भी धातु होगी उसकी अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, कोई भी तनु अम्ल होगा तो ये क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं, जब जिंक जो होता है, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाएगी तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये अभिक्रिया दोस्तों कैसे होती है, पहले वो आप देख लीजिए। जिंक की अभिक्रिया जब HCl से कराई जाती है तो जिंक हम ऐसे लिखते हैं, और HCl में क्या होगा, यहाँ हम देख लेते हैं कि इसका जो HCl ऐसे लिख लीजिए आप। तो इसका जो जिंक के साथ ये जो क्लोरीन होगा, बेसिकली इसका संयोग होता है तो बनता है JnCl। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि दो बार जो दो अणु हैं वो किसके हैं, जल के हैं, और दो अणु जो हैं वो किसके हैं, क्लोरीन के हैं। तो ये जो दो अणु क्लोरीन के हैं तो ये Zn और Cl2 लिखा है, ये वाले दो अणु लिखे हुए हैं। तो ये जो दो जल के अणु बन जाएंगे, यही जो होगी दो J अणु मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसके अलावा हम देखते हैं, ये रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि Zn की जब अभिक्रिया हमने जिंक की कराई, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। इसे हम लोग पढ़ेंगे जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस बनी। ये गैस है इसीलिए ये J लिख रखा है, और ये साइन बना है इसलिए क्योंकि ये गैस है और गैस निकल रही है तो इसके लिए साइन बना हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक जो धातु ऑक्साइडों से होती है उससे अगर अम्लों की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या इसका परिणाम होगा। तो जब भी अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों से कराई जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे एक तो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, जल बनेगा। तो जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइडों से कराएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट जल मिलेगा और दूसरा मिलेगा लवण। तो जो लवण बनते हैं, जब भी हम धातु ऑक्साइड, नीचे मैंने लिख रखा है जिससे आपको ईजिली याद हो जाए, धातु ऑक्साइड और प्लस जल, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे लवण और जल बनाएंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं CaO, ये धातु का ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम एक धातु है और ये इसका ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये धातु ऑक्साइड है। और अभिक्रिया इसकी किससे करा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये धातु ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अम्ल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए अम्ल। तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाएगी तब इससे क्या बनेगा, तब इससे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ये लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। अब आप देख लिए ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ये जो CA है इसका यहाँ पर कितने एक अणु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं और कैल्शियम के दो अणु हैं। तो ये कैल्शियम के दो अणु का संयोग इस वाले, ये क्लोरीन के दो अणु का संयोग इस वाले कैल्शियम के साथ होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे जल जो होगा, जल बनेगा। तो ये हो गया हमारा लवण और ये हो गया हमारा जल। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये क्या है, हमारा जल है। अब हम देख लेते हैं कि अम्लों की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसकी कराई जाएगी तब क्या होगा। जब सभी धातु हाइड्रोकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो भी इनका संगत लवण होगा वो बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसे रिएक्शन के रूप में यहाँ पे नीचे लिख रखा है, जिससे आप इजीली एक बार जब पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले एक बार अगर इसे हल्के से देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम हॉल के अंदर याद रहेंगी। एक मिनट,
धातु कार्बोनेट जब भी संयोग करेंगे किसी अम्ल के साथ में मिलाया जाएगा तो इससे लवण कार्बन डाइऑक्साइड, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो इससे सोडियम क्लोराइड बनता है। ये AQ जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, एक्वाटिक है, इनका जलीय विलयन है, इसे बता रहा है। लवण, ये तो लवण बनेगा, इसके अलावा जल बनेगा। जल किस फॉर्म में होगा, या द्रव अवस्था में होगा, इसलिए L लिख रखा है। और गैस CO2 जो होगी वो गैस के रूप में होगी और ये गैस यहाँ से निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। इसी तरह से हमने नीचे लिख रखा है, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, इसकी अभिक्रिया जब HCl से कराई जाएगी तब भी NaCl बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, और जल बनेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज़ होगी, निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बनेगी। देखिए मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँ, ये Na2 लिखा है, CO3 लिखा है, तो यहाँ पर आप देख लिए Na2 टाइम लिखा हुआ है। ये रिएक्शन जब बैलेंस आपको कराऊंगा तो आपके सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोडियम के 2 अणु हैं और 2 अणु यहाँ पे सोडियम के आ गए हैं, तो बैलेंस हो गई ना रिएक्शन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो Cl कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 अणु यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि Cl भी कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारक। देखो क्षारक क्या होते हैं, पहले हम ये जानेंगे कि क्षारक होते क्या हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, ये याद रखिएगा, स्वाद इनका तीखा होता है, ये कड़वा होता है, तथा ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। और इनकी एक विशेषता होती है कि ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला। ये बात ध्यान रखिएगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उन्हें यहीं पर कन्फ्यूज़न आता है, बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो अमूमन इसे याद नहीं रख पाते हैं। तो इनका pH मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। हमेशा आप क्षारक का जो देखेंगे pH मान वो 7 से ज़्यादा होगा, और अम्लों का pH मान 7 से कम होगा। और जिनका pH मान 7 होगा वो कैसे होंगे, वो उदासीन होंगे। ज़्यादातर लवणों का जो pH मान होता है वो कैसा होता है, उदासीन, वो उदासीन होते हैं, इसीलिए उनका pH मान 7 होता है। अब उदाहरण जैसे हम देख लेते हैं कि क्षारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे लिखते हैं NaOH। ठीक है, दूसरा होता है बुझा चूना, इसे कैसे लिखते हैं, CaOH। तो ये है आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्हेनियस का जो आयनिक सिद्धांत है वो क्षारकों के बारे में क्या कहता है। ये कहते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये जिन्हें जब जल में वियोजित किया जाएगा तो ये आयनित हो जाएंगे, और ये केवल ऋणावेशित आयन के रूप में होंगे, और क्या देंगे, केवल हाइड्रोक्साइड, केवल क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। देखो ऐसा होता है, कभी कभी हम समझ लेते हैं कि जो क्षारक ही क्षार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्षारक क्या है, जैसे मान लेते हैं कि सारे क्षार क्षारक तो हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। यहाँ समझने वाली बात है। जैसे हम ये मान सकते हैं कि जो क्षारक होते हैं एक बड़ी यूनिट है, क्योंकि ऐसे भी क्षार हो सकते हैं जो जल में ना घुले, ऐसे भी क्षारक हो सकते हैं जो जल में ना घुलें, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें तो क्षारक कहेंगे, उन्हें तो क्षार नहीं कह सकते। लेकिन सारे क्षार ऐसे जो होंगे जो जल में घुलनशील होंगे और वो क्षारक की विशेषताएं रखते होंगे, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम क्षारक कह सकते हैं क्षारों को, लेकिन सभी क्षारों को क्षारक नहीं कह सकते। जैसे आप अंदर वाले गोला देख रहे होंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम मान सकते हैं ये क्षार है, और ये बड़ा वाला गोला देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्षारक है।
ये क्षारक है। यहाँ पे थोड़ा सा अब हम लोग ये देखते हैं कि क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जब क्षारक होंगे वो जब विभिन्न तरह के यौगिकों से अभिक्रिया करेंगे, धातुओं से अभिक्रिया करेंगे, तो वो किस तरह के गुण प्रदर्शित करेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। तो जो धातु होती हैं, जब इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराई जाएगी, क्षार जो होती हैं जो क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके ये भी लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस इनसे मुक्त होगी जब इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी। कुछ ऐसा ही अम्लों के साथ भी होता था और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए, जैसे हम जिंक जो है धातु है, इसकी अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं। क्षार कौन सा है हमारा? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? तो ये यौगिक बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंक ऑक्साइड। ये कैसा होगा? ये जलीय विलयन में होगा, इसीलिए यहाँ पर AQ लिखा हुआ है, एक्वेटिक। इसका मतलब होता है जलीय विलयन। और यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, तो इससे हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम लोग देखते हैं अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। जब भी क्षारों की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी? अधात्विक ऑक्साइडों से कराई जाएगी, तो इससे क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो जब धातु ऑक्साइड, इसका मतलब है जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाएगी, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? ठोस होता है, इसीलिए यहाँ पे यस लिख रखा है। और जल बनता है। जल कैसा होता है? लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसीलिए यल लिख रखा है। तो इससे क्या बनेगा? इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो जब अधात्विकों के साथ, जब अधात्विक जो अधातु ऑक्साइड हैं इनके साथ अभिक्रिया कराई जाएगी क्षारों की, तब लवण और जल बनेगा। आशा करता हूँ दोस्तों, मैंने जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया है ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होगा उनको रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।